हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक नया चैप्टर जिसका नाम है इवोल्यूशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट इज द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ। जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है उसमें हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से क्या हिस्ट्री है हमारे अर्थ की, हमारे अर्थ पे जो लाइफ आए उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे पहली बार कौन सा पहले ऑर्गेनिज्म आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद किस तरीके से इवॉल्व हुआ चीज़ें। ठीक है, तो हम उसको पढ़ते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में। वॉट एग्जैक्टली इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशन होता क्या है? इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे कि इवोल्यूशन है क्या, हम क्या कहते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन हाँ, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप कि सबसे पहले अर्थ कैसे बना, हमारा यूनिवर्स किस तरीके से बना, फिर हमारा अर्थ कैसे बना, हाँ, फिर अर्थ में पहली बार लाइफ कैसी हुई, इसके बाद कौन सी लाइफ इसके बाद आई, कैसे प्लांट्स आए, कैसे एनिमल्स आए। हम लोग इसी चैप्टर में ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे। To understand the changes in the flora and fauna that have occurred over the million of the year on the earth, we must have an understanding of the context of origin of life. That is the evolution of earth, of star and indeed of the universe itself. ठीक है, अगर हमको जानना इवोल्यूशन कैसे हुआ तो हमको पहले देखना पड़ेगा कि फ्लोरा मीन्स होता है प्लांट्स, फौना मीन्स एनिमल। कैसे प्लांट्स इवॉल्व हुए, सबसे पहले कौन आया, एल्गी आए, ब्राइफाइट्स आए, टेट्रोफाइट्स आए। ठीक है, तो हम ये देखेंगे। फौना का मतलब एनिमल, सबसे पहले एनिमल्स कौन से आए, और उससे पहले हमें ये सब पढ़ने से पहले कि किस तरीके से प्लांट या एनिमल अपने आप को इवॉल्व किए, उससे पहले हमको ये जानना है कि हमारा अर्थ कैसे बना, हमारा यूनिवर्स कैसे बना, कैसे ओरिजिन हुआ। ठीक है, फिर हम देखेंगे स्टार्स कैसे बने, ठीक, हमारी लाइफ कैसे ओरिजिन हुई अर्थ पे, तो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। वॉट फॉलो इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द कॉन्ज्यूड एंड द कॉन्जेक्टर स्टोरी? क्या जो हम बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनते हैं, जो स्टोरीज सुनते हैं कि क्या है इवोल्यूशन के बारे में, हम इस चैप्टर में उसी के बारे में जो कहानियाँ लोगों के मुंह से सुनते थे कि जो हमारे पहले पूर्वज क्या थे, बंदर थे। तो हम वही सारी चीज़ें क्या करेंगे, इस चैप्टर में कवर करेंगे। This is the story of origin of life and evolution of the life form or biodiversity on the planet Earth in context of evolution of the Earth and against the background of evolution of universe itself। ठीक है, हमें origin of life, अगर जो लाइफ की origin है कैसे हुई उससे जानने से पहले हमको ये जानना है कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना, हमारा अर्थ कैसे बना, किस तरीके से प्लांट्स एनिमल इतनी सारी जो बायोडाइवर्सिटी हुई कि कैसे हुई, हम इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते। ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ की ओरिजिन किस तरीके से हुई। When we look at the star on the clear night sky, we are in the way looking back in time। जब हम आसमान में, खुले आसमान को देखते हैं तो हमें रात के समय में क्या दिखते हैं, चांद तारे नजर आते हैं। तो वो क्या है, अब उसके बारे में देखते हैं। वो चीज़ें हम अपने बोल सकते हैं कि अपने लाइफ के हम बहुत पीछे वाले हिस्से को देख रहे हैं, अपने पास्ट को देख रहे हैं। हम स्टार्स को अगर देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमने अपने पास्ट को देखना है। ठीक है, स्टीलर डिस्टेंस आर मेजर इन द लाइट ईयर। जो स्टीलर डिस्टेंस है, जो स्टार की डिस्टेंस हमारे तक है, हम यहाँ से बैठ के अगर स्टार को देख रहे हैं आसमान में, स्काई में, तो क्या हुआ, जो डिस्टेंस है इसको मेजर करेंगे लाइट ईयर से। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब ये मत सोच लेना कि मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, इसमें नहीं, ये लाइट ईयर में मेजर होगा। What we see today is an object who emitted the light started its journey million of years back and from the trillion of kilometer away and reaching our eye now। ठीक है, अगर हम आज के टाइम पे उन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जिनमें से लाइट निकलती है तो हमसे वो कितने दूर हैं, वो हमसे दूर है लगभग ट्रिलियन किलोमीटर। ठीक है, अगर हम मीटर किलोमीटर के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे ट्रिलियंस किलोमीटर हमसे दूर है, हमारी आंखों से दूर है, जिनको हम देख रहे हैं, जिससे हम लाइट को देख रहे हैं, चाहे स्टार हो गए, सन हो गए। इसके अलावा जो ये कब से हुए, हमसे बहुत पहले से आए हैं। ठीक है, अर्थ पे, तो ये बोल सकते हैं हमारे यूनिवर्स पे हमसे बहुत पहले से आए हैं, मिलियन ऑफ ईयर बैक। ठीक है, बहुत मिलियंस ईयर पहले से ही आके वो हैं। ठीक, however when we see object in our immediate surrounding we see them instantly and hence in the present time। जब हम अपने सराउंडिंग में चारों तरफ देखते हैं, चाहे प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, किसी को, तो ये प्रेजेंट टाइम के लोग हैं। ठीक, therefore when we see star we apparently are peeping into past। जब कभी हम खुले आसमान में रात के समय चांद तारों को देखते हैं तो इसका मतलब हम अपने पास्ट को देख रहे हैं। ये सारे जो चांद तारे हैं ये आज के नहीं हैं, एक मिलियंस ऑफ ईयर से ही बने हुए हैं, उस टाइम से आए हैं जब हम लोग नहीं आए थे। इसके अलावा जो डिस्टेंस है इनकी हमसे, इसको स्टीलर डिस्टेंस में मेजर करते हैं, जो कितना किलोमीटर है, यहाँ पे दिया गया है ट्रिलियन किलोमीटर्स में है। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर ए यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, जो हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स है, यूनिवर्स की पूरी जो इतिहास है, सबसे
अच्छा बोल सकते हैं या सबसे यूनिक चीज़ क्या थी? लाइफ का बनना, लाइफ की शुरुआत होना। द यूनिवर्स इज वॉस्ट, हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है, हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट ओनली स्पार्क, जो हमारा हम बोल सकते हैं अर्थ ये कैसे बना है, एक बोल सकते हैं ना हमारे यूनिवर्स में एक धमाका हुआ बहुत तेजी से, तब जाके हमारा अर्थ की फॉर्मेशन हुई। ठीक, द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, हमारा जो यूनिवर्स है वो बहुत पुराना है, या बोल सकते हैं कि सबसे पहले हमारा यूनिवर्स बना। ठीक है, कितना पुराना है कितना बूढ़ा है ये जान लीजिए, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर एगो ओल्ड। ठीक है, हमारा जो यूनिवर्स है आज से लेके 20 बिलियन ईयर एगो पहले बना है। ठीक है, द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ठीक है, जो हमारा यूनिवर्स है ये बहुत बूढ़ा है, या बोल सकते हैं बहुत पहले बना है। कब बना है? लगभग 20 बिलियन ईयर एगो पहले की कहानी है। ठीक है, ह्यूज क्लस्टर ऑफ द गैलेक्सी कंप्राइजेज द यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स में बड़े बड़े क्या थे? गैलेक्सीज थे। गैलेक्सी कंटेन स्टार्स क्लाउड ऑफ द गैस एंड डस्ट, जो गैलेक्सी है उनमें क्या है? स्टार भरे पड़े थे, साथ में क्लाउड्स थे। और क्लाउड्स किसके थे? गैस के थे, डस्ट के थे। जो डस्ट है ना, ये जो गैसेस यहाँ पे स्मोकिंग के टाइम निकलते हैं उनके क्या थे? क्लाउड थे। कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स द अर्थ इज इंडीड अ स्पार्क, अगर हम यूनिवर्स की बात करते हैं, ब्रह्मांड की बात करते हैं, तो हमारा जो अर्थ एक छोटा सा बोल सकते हैं, एक छोटा सा उसके आगे, यूनिवर्स के आगे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, एक बिग बैंग थ्योरी नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी एक टाइम पे, जिससे हम यूनिवर्स की ओरिजिन को जानते कि हमारा ब्रह्मांड किस तरीके से बना। इट टॉक्स ऑफ सिमिलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म, कि ये बोल सकते हैं कि हमारे यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा सा धमाका हुआ जिसकी वजह से ना सारी चीज़ें मतलब टूट गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। हम इसको बोल सकते हैं फिजिकल टर्म में बोल सकते हैं कि एक ह्यूज एक्सप्लोरेशन हुआ। ठीक है, जो कि अनइमेजिनेबल है, हमारे सोच के विपरीत है, हम उससे सोच नहीं सकते हैं। द यूनिवर्स एक्सपेंडेड एंड हेंस द टेम्परेचर केम डाउन, इसी वजह से हमारा यूनिवर्स और बढ़ा, एक्सपेंड हुआ, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम फॉर्म सम टाइम लेटर, जब हमारा यूनिवर्स बन गया तब जाके हाइड्रोजन हीलियम जैसे गैसेस बाद में बनी। द गैसेस कंडेंस अंडर द ग्रेविटेशन एंड फॉर्म द गैलेक्सी ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स। ठीक है, जब ये जो गैसेस बनी है हाइड्रोजन हीलियम, ये क्या हुआ? धीरे धीरे कंडेंस हुआ, मीन्स कि अब लिक्विड वाले फॉर्म में आए। ठीक है, कंडेंसेशन हुआ यहाँ पे किसके अंदर? ग्रेविटेशन के अंदर, ग्रेविटी के अंदर, जिसकी वजह से फिर ये बड़ी बड़ी जो गैलेक्सीज हैं हमारी यूनिवर्स की ये बनी। In a solar system of the Milky Way galaxy, Earth was supposed to have been formed about 4.5 billion year back. ठीक है, जो हमारा सोलर सिस्टम है वो भी मिल्की वे गैलेक्सी में, एक ही गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स में नहीं है, बहुत ज़्यादा गैलेक्सी है, बहुत ढेर सारी गैलेक्सी हैं, लेकिन उनमें से एक गैलेक्सी का नाम है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, जहाँ पे हमारा अर्थ को माना गया कि हमारी अर्थ इसी गैलेक्सी से बनी हुई है। कब बनी थी? 4.5 बिलियन ईयर बैक, आज से 4.5 बिलियन ईयर बैक चलेंगे तो हमारा अर्थ बना है, लेकिन लगभग 20 बिलियन ईयर ओल्ड चलेंगे तो हमारा यूनिवर्स पहले बना, उसके बाद आज से अगर हम 4.5 बिलियन ईयर एगो जाएंगे तो हमारा अर्थ बना। ठीक है, देयर वॉज नो एटमॉस्फियर ऑन अर्ली अर्थ, तो हमारी अर्थ की कहानी स्टार्ट हो रही है कि स्टार्टिंग में जब हमारा अर्थ बना तो वहाँ पे कोई भी एटमॉस्फियर नहीं था। ठीक है, एकदम खाली था हमारा अर्थ। Water vapor, methane, carbon dioxide and ammonia are released from the molten mass cover the surface. हमारा जब अर्थ बना था ना तो बहुत ढेर सारे क्या बोल सकते हैं वोल्केनो थे। ठीक है, क्योंकि उस समय टेम्परेचर बहुत हाई था और कोई भी बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर भी नहीं था। जो टेम्परेचर हाई था तो वोल्केनो खूब फूटते थे, ज्वालामुखी, तो क्या होता था कि अर्थ का जो पूरा सरफेस है सब लावा वगैरह से एकदम पूरा कवर हो जाता था। तो उस टाइम जानते हैं कुछ गैसेस निकलते थे, जैसे कि मान लीजिए वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर होके निकल रहा है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया जैसे गैस कहाँ से रिलीज हो रही थी? जो लावा है जो पूरा कवर किया है अर्थ के सरफेस को, वहां से निकल रही थी। द यूवी रे फ्रॉम द सन ब्रोकन अप वाटर इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड लाइटर हाइड्रोजन स्केप। ठीक है, जो यूवी रेडिएशन हमारे सन से आ रही थी वो क्या कर रही थी? वो तोड़ रही थी पानी को, किस में तोड़ रही थी? हाइड्रोजन में तोड़ रही थी, ऑक्सीजन गैस में तोड़ रही थी, और लाइटर हाइड्रोजन। ठीक है, जो हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल हो गया उसमें तोड़ रही है, फिर ऑक्सीजन में भी तोड़ रही है। इसके अलावा जो लाइटर हाइड्रोजन है ना गैस, वो क्या करे? स्केप कर जा रहे हैं, मीन्स वो एटमॉस्फेयर की तरफ भाग रहे हैं। अभी एटमॉस्फेयर बना नहीं है बट वो ऊपर रह जा रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कंबाइंड विथ अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड अनदर। जो ऑक्सीजन कहाँ से बनी है?
जब पानी टूट रहा है यूवी रेडिएशन के द्वारा, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और लाइटर हाइड्रोजन निकल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन निकला है, ऑक्सीजन की जो मॉलिक्यूल है वो कंबाइन करेंगे अमोनिया के साथ और मीथेन के साथ। ये अमोनिया और मीथेन कहाँ से निकले हैं? जो पूरा लावा कवर किया हमारे अर्थ के सरफेस को, उससे, ठीक है। तो इनके साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस बनाएंगे, ठीक। द ओजोन लेयर वॉज फॉर्म, तब जाके ओजोन की लेयर बनी। ओजोन की लेयर के लिए हमने देखा है कि ओजोन के लेयर का मतलब है O3। यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ही जुड़ते हैं, टूटते हैं, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन बन गया, ऑक्सीजन मतलब पूरी तरीके से बना नहीं है अभी। ऑक्सीजन का मतलब कैसे बना? देखिए, वाटर जब टूटे यूवी रेडिएशन से तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आए और जो लाइटर हाइड्रोजन थे, मीन्स गैस वाले फॉर्म के जो हाइड्रोजन थे वो ऊपर उड़ गए, ठीक है, एस्केप कर गए। इसके बाद जो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ये तो नीचे ही है, मीन्स अर्थ के सरफेस पे है। तो जो ऑक्सीजन ये कंबाइन कर रहा है अमोनिया के साथ कर रहा है, इसके अलावा ये कंबाइन कर रहा है किसके साथ? मीथेन के साथ वाटर बना रहा है, ठीक है, CO2 बना रहा है। तो अब देखिए ओजोन की लेयर भी बनना स्टार्ट हो गई। एज इट कूल द वाटर वेपर फिल एज अ रेन टू फिल द डिप्रेशन एंड फॉर्म द ओशन, ठीक है। जब धीरे धीरे हमारा अर्थ क्या हुआ? ठंडा होने लगा, ठीक है। स्टार्टिंग में टेम्परेचर बहुत हाई था, तभी तो वोल्केनो स्टॉर्म वगैरह हुए, मिस वोल्केनो मिस वो ज्वालामुखी वगैरह फूटे, तब जाके लावा पूरा हुआ, तब जाके अमोनिया, मीथेन, CO2 ये सारी गैसेस रिलीज हुई अर्थ पे। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जब हमारा अर्थ क्या है अब वो ठंडा होने लगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा? जो वाटर वेपर होंगे ना वो कंडेंस होने लगे। वाटर वेपर जो लावा से निकले थे अब ऊपर की तरफ वेपर हुए हैं, अब वो क्या होंगे? कंडेंस हो रहे। कंडेंस का मतलब वो लिक्विड वाले फॉर्म में आ रहे हैं। तब क्या होगा? तब होगी रेनफॉल, जिसकी वजह से जब रेनफॉल होगी, जो डिप्रेशन है या बोल सकते हैं जो बड़े बड़े गड्ढे हैं अर्थ पे वो क्या होंगी? अब वो भरे जाएंगे पानी से। तो वही अब जाके हमारे ओशन, सी, ये सब की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। लाइफ अपीयर 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, दैट इज ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर बैक, ठीक है। अर्थ लगभग 4.5 बिलियन ईयर को बना था, ठीक है। जब हमारा अर्थ बना उससे 500 मिलियन ईयर बाद क्या बना? लाइफ आई अर्थ पे, ठीक है। पहली बार जो लाइफ अपीयर हुई 500 मिलियन ईयर बैक आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। अगर आज से देखेंगे तो लगभग 4 बिलियन ईयर एगो पहले, ठीक है। तब जाके लाइफ बनी। पहले यूनिवर्स बना 20 बिलियन ईयर एगो में, फिर जाके अर्थ बना 4.5 बिलियन ईयर एगो, फिर लाइफ फॉर्म हुई, आज से मैं बात कर रही हूँ, लगभग 4 बिलियन ईयर एगो। अगर लेकिन अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो अर्थ बना 4.5 बिलियन ईयर एगो, उसके 500 मिलियन बाद लाइफ आके जनरेट हुई, मीन्स लाइफ की ओरिजिन होना स्टार्ट हुआ। डिड लाइफ कम फ्रॉम आउट स्पेस? क्या लाइफ जो है बाहर से आई है, ठीक है। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट कम फ्रॉम आउटसाइड। कुछ साइंटिस्ट थे स्टार्टिंग में ये मानते थे कि जो लाइफ है ना हमारे अर्थ पे नहीं बनी, वो कहीं और से आई है, किसी दूसरे स्पेस से आई है। अर्ली ग्रीक थिंकर थॉट दैट यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर वेयर ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट इंक्लूडिंग अर्थ, ठीक है। जो स्टार्टिंग में अर्ली ग्रीक थिंकर थे उनका मानना था कि जो लाइफ है ना वो एक स्पोर से जनरेट हुई है, ठीक है, उससे बनी। और वो ये स्पोर कहाँ से आया? हमारे अर्थ का नहीं, डिफरेंट प्लैनेट से आया और उड़ के आया, हमारे अर्थ पे गिरा और यहाँ पे लाइफ की ओरिजिन हो गई। ये अर्ली ग्रीक थिंकर की थॉट थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। पैंसपर्मिया इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। जो पैंसपर्मिया है ये अभी तक कुछ जो एस्ट्रोनॉमर से इनको ये लगता है कि जो स्पोर है ये डिफरेंट प्लैनेट से आई और हमारे अर्थ पे तब जाके लाइफ की ओरिजिन हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज ऑल्सो बिलीव दैट अ लाइफ केम फ्रॉम डिकेइंग एंड रोटन मैटर लाइक स्ट्रॉ, मड एक्सेट्रा, ठीक है। कुछ टाइम बाद लोगों को ये भी लंबे समय तक लगा कि जो लाइफ है ना ये कहीं और से नहीं है, ये जो सड़े गले पदार्थ है, स्ट्रॉ हो गया, मड हो गया, वहां से आई है लाइफ। लोग ये सोचने लगे कि जो डेड चीजें हैं, जो खराब वेस्ट चीजें हैं, वहां से लाइफ आई, ठीक है। दिस वॉज द थ्योरी स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इस थ्योरी को बोलते हैं हम स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है। लुईस पैस्चर बाय केयरफुली एक्सपेरिमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। फिर आए लुईस पैस्चर, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा नहीं, लाइफ कोई डेड डिकेइंग चीजों से नहीं आई, लाइफ आई है जहां पहले लाइफ रही होगी, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से लाइफ आई है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अब एक्सपेरिमेंट में क्या किया था इन्होंने, देखिए, ही शो दैट pre-sterilized flask life did not come from the killed yeast, while in another flask open to air the new living organism arose from the killed yeast, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो लाइफ है ना वो लिविंग थिंग से आई, जहाँ पहले लाइफ थी। उन्होंने क्या किया, एक मान लीजिए उन्होंने लैब में काम किया, एक
स्टेराइल का मतलब होता है कि फ्लास्क को इतना साफ किया कि कोई इसमें माइक्रोब्स नहीं है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ईस्ट रख दिया मार के, वो भी किल्ड ईस्ट करके यहाँ से इसको कवर कर दिया और देखा कि यहाँ पे कोई लाइफ नहीं आई, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जब किया उन्होंने थोड़ा सा एक जगह से ओपन कर दिया, यहाँ पे क्या हुआ, एयर आना स्टार्ट हुआ, ऑक्सीजन आना स्टार्ट हुआ, तो फिर देखा यहाँ से लाइफ आना स्टार्ट हुई। तो इनका कहना यही था कि अगर हम किल्ड ईस्ट को रख दे रहे हैं प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क में, एकदम साफ सुथरा फ्लास्क में, तो क्या होगा, वहाँ पे लाइफ नहीं आएगी। लेकिन अगर हम ओपन कर दे उसी फ्लास्क में, थोड़ी सी छेद कर दें या फिर जगह कर दे कि एयर अंदर आ रहा है, तो वहाँ पे देखें कि नई लाइफ कहाँ से आ रही है, वही किल्ड जो मरा हुआ ईस्ट है अब आ रही है। पहले उन्होंने पूरा कवर कर दिया फ्लास्क में पूरा, यहाँ पे ईस्ट है कोई लाइफ, यहाँ से उन्होंने क्या किया, तोड़ दिया, बोला कि अब खत्म, यहाँ से एयर आने दो, अब देखते लाइफ आती कि नहीं। अब देखते यही जो किल्ड ईस्ट था इससे ही लाइफ आना स्टार्ट हो गई। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वॉज डिसमिस्ड वंस फॉर ऑल, ठीक है। जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी है ये डिसमिस्ड हो गई, इन्होंने किया था लुईस पॉस्चर ने। हाउएवर दिस डिड नॉट आंसर हाउ लाइफ कैम फ्रॉम ऑन द अर्थ, ठीक है, कि ये आंसर नहीं बता पाई कि लाइफ किस तरीके से अर्थ पे आया। ये तो बता दिया कि लाइफ वहीं से होगी ओरिजिनेट जहाँ पहले लाइफ रही होगी, लेकिन इन्होंने ओरिजिन नहीं बताई। इन्होंने ये बताया कि लाइफ यहाँ एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन कहाँ से आई, पहली बार लाइफ कैसे हुआ, कैसे स्टार्टिंग हुई, उन्होंने ये नहीं बताया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ओप्रिन ऑफ रशिया एंड हेल्डन ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। ओप्रिन साइंटिस्ट कहाँ के थे, रशिया के थे। हेल्डन कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे, ठीक है। अगर नहीं याद हो रहा इसका ट्रिक दे रही हूँ, OR ही, OR ही, OR तो याद होगा। और ओप्रिन रशिया के थे, हेल्डन इंग्लैंड के थे, OR से याद कर लो, और ही। प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ could have come from pre-existing non-living organic molecule, example RNA, protein, etc., and formation of life was preceding by a chemical evolution, that is formation of diverse organic molecule from inorganic constituents, ठीक है। ओप्रिन कहाँ के थे, रशिया के थे। हेल्डन इंग्लैंड के थे। इन्होंने कहा कि जो पहली बार लाइफ कहाँ से आ रही है, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग थिंग से आ रही है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लाइफ आ रही है, ठीक है। और ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं क्या, RNA, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड, ये सब हैं, ठीक है। और यहाँ से फॉर्मेशन हो रही है किसकी, लाइफ की। यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल एवोल्यूशन हो रहा है। मीन्स की लाइफ किससे बन रही है, नॉन लिविंग थिंग जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है इनसे क्या चल के बन रहा है, एक इंसान या बोल सकते एक लाइफ बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल के एवोल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आगे दिया गया है कि द फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन रहे हैं। किससे बन रहे हैं, इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है उनसे बन रहे हैं, ठीक है। द कंडीशन ऑन द अर्थ वेयर हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग मीथेन, अमोनिया एक्सेट्रा। स्टार्टिंग में जो हमारा अर्थ था वहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, ठीक है। टेम्परेचर बहुत हाई था जिसकी वजह से ज्वालामुखी खूब फट रहे थे, मीन्स की वॉल्केनिक स्टॉर्म हो रहा था। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का मतलब ऐसा है कि स्टार्टिंग में कोई भी ऑक्सीजन नहीं था, इसलिए हमारा जो एटमॉस्फेयर जब बना अर्थ पे वो रिड्यूसिंग नेचर का था। इसके अलावा मीथेन, अमोनिया हमने देखा, वाटर वेपर, ये सारी गैसेस क्या हुई, स्टार्टिंग वाले अर्थ से निकली, ठीक है। जो ये लावा थे पूरा कवर किए थे अर्थ सरफेस से, तो यहाँ पे मीथेन, अमोनिया ये सब गैसेस निकल रही थी। इन 1953, अब देखिए दूसरे साइंटिस्ट आ रहे हैं। 1953 एसएल मिलर एंड अमेरिकन साइंटिस्ट क्रिएटेड अ सिमिलर कंडीशन लैबोरेटरी स्केल, ठीक है। अब इन्होंने तो कह दिया, बस इस बातों को कह दिया, लेकिन अब एक साइंटिस्ट है, अमेरिकन साइंटिस्ट है, अमेरिका से आए हैं 1953 में, एसएल मिलर। इन्होंने क्या किया कि जो सारी चीज़ें इन लोगों ने बताई अब उसको क्या कर रहे हैं, लैब में उसको परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ही क्रिएटेड अ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन अ क्लोज्ड फ्लास्क कंटेनिंग मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बनाया, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्टॉक वगैरह यूज करके। उसमें उन्होंने डाला मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, वाटर वेपर, ये सारी गैसेस डाली और टेम्परेचर एकदम हाई रखा 800 डिग्री सेल्सियस। सोचो कितना ज़्यादा टेम्परेचर रहा होगा हमारे अर्थ का उस टाइम। ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ द अमीनो एसिड, फिर उन्होंने देखा कि ये सारी चीज़ें करने के बाद अमीनो एसिड्स बन रहे हैं, ठीक है। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर ऑब्जर्व्ड फॉर्मेशन ऑफ सुगर, नाइट्रोजन बेस्ड पिगमेंट, फैट्स। इसके अलावा
इसी सिमिलर एक्सपेरिमेंट में और चीज़ें बनते हुए दिख रहा है, जैसे कि शुगर बन रहा है, नाइट्रोजनस बेसिस बन रहे हैं, एडनिन, ग्वानिन, ठीक है, प्यूरिन, पिरामिडिन, ये सब बन रहे हैं, पिगमेंट्स बन रहे हैं, फैट्स बन रहे हैं, ठीक है। एनालिसिस ऑफ द मेट्रोइड content also reveals similar compounds indicating that similar processes are occurring elsewhere in the space। एनालिसिस किया गया जब इस एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जो जो कंपाउंड्स बन रहे हैं ये सेम हमारे सॉइल से मिल रहे हैं। मेट्रियोराइट्स कंटेंट का मतलब होता है कि जो चीज़ें हमारे सॉइल से मिल रही हैं, जो कंपाउंड हमारे अर्थ पे हैं उनसे मिल रही है। तो इसका मतलब जो इनका एक्सपेरिमेंट है कहीं ना कहीं चीज़ों को सही कर रहा है, सही प्रूफ कर रहा है, ठीक है। With this limited evidence, the first part of the conjured story, that is the chemical evolution, was more or less accepted। ठीक है, जब ये इन्होंने कुछ एविडेंस दे दिया, मीन्स इन्होंने पूरा लेबोरेटरी में सेटअप बनाया और बताया कि अमीनो एसिड बन रहे हैं, पॉलीसेक्राइड्स बन रही हैं, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस बन रहे हैं, तो ये बता दिए कि ये सारी चीज़ें कभी हुई थी। टेम्परेचर जब 800 डिग्री सेल्सियस रखा, मीथेन लिए, अमोनिया लिया, वाटर वेपर लिया, हाइड्रोजन गैस लिए, तो चीज़ें बनना स्टार्ट हुई। तो ये केमिकल एवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ। इन्होंने कुछ छोटा सा प्रूफ दिया तो हमको पता चला कि हाँ ऐसा हो सकता है। इस थ्योरी को बोल सकते हैं ज़्यादा या कम एक्सेप्ट किया गया, माना गया। वी हैव नो आइडिया अबाउट हाउ द फर्स्ट सेल्फ रिप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ एरोस। अब अभी भी हमारे पास कोई भी आइडिया नहीं है कि जो पहली बार जो फर्स्ट सेल्फ रिप्लिकेटिंग खुद से अपना ही क्या कर रही है, काम कर रही है, अपना मेटाबॉलिज्म कर रही है एक सेल खुद से, किस तरीके से वो कैसे आई पहली बार लाइफ, उसका अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ कि जो हमारा ओरिजिन है लाइफ का, पहली बार जब वो सेल आया जो अपना काम खुद कर रहा, खुद अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा, अपने आप को रेप्लिकेट का मतलब अपने जैसे और लोगों को बना रहा है, ठीक है, ये कैसे आया अभी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। The first non-cellular form of the life could have originated 3 billion year back। जो पहली बार नॉन सेलुलर फॉर्म की जो लाइफ है, मीन्स कि ऐसे पहली बार लाइफ आई जिसके पास कोई भी सेलुलर नहीं है, सेल नहीं है, ठीक है। तो ये कब आई? 3 बिलियन ईयर एगो। आज से अगर हम 3 बिलियन ईयर पहले चले जाएं तब जाके एक पहली नॉन सेलुलर फॉर्म की लाइफ ऑरिजिनेट हुई। दे वुड हैव बीन जाइंट मॉलिक्यूल, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड एक्सेट्रा, ठीक है। वो क्या होंगे? वो जाइंट मॉलिक्यूल होंगे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, आरएनए का, प्रोटीन का, पॉलीसेक्राइड्स का, ठीक है। दिस कैप्सूल रिप्रोड्यूस दियर मॉलिक्यूल परहैप्स। शायद ये कैप्सूल क्या होंगे, अपने आप को रेप्लिकेट कर रहे होंगे, मीन्स अपने आप को डिवाइड कर रहे होंगे, खूब ढेर सारे अपने जैसे लोगों को बना रहे होंगे। The first cellular form of life did not possibly originated till 2000 million year ago। जो पहला सेलुलर फॉर्म की लाइफ है, जो पहला सेल वाली जो लाइफ बनी, वो कब बनी? 2000 मिलियन ईयर एगो, आज से 2000 मिलियन साल पहले, ठीक है। दीज वे प्रोबेबली सिंगल सेल, ऐसा माना जाता तो शायद ये सिंगल सेल रहे होंगे, ठीक है। ऑल लाइफ फॉर्म वेयर वाटर इन्वायरमेंट वनली। जितनी भी लाइफ बनी है अर्थ पे कहाँ से आई हैं? पानी से आई हैं, मीन्स पानी से इनकी शुरुआत हुई, इनकी ओरिजिन जो है पानी से हुई है। This version of the biogenesis, that is the first form of life, arises slowly through the evolutionary forces from non-living molecule is accepted by majority। ठीक है, इसी को बोलते हैं बायोजेनेसिस, ठीक है। जो पहली लाइफ कहाँ से आ रही है? इवोल्यूशन करके नॉन लिविंग थिंग मॉलिक्यूल से, जैसे आरएनए हो गया, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड, इससे बन के हमारी लाइफ आ रही है। अब लोगों ने मानना शुरू कर दिया, ज़्यादा करके लोगों ने। However, once formed, how the first cellular form of life could have evolved into complex biodiversity of today is fascinating story that will discussed below। ठीक है, इसके अलावा जो पहली सेलुलर लाइफ थी वो किस तरीके से कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी ला रही है, मीन्स एक सेल से मल्टी सेलुलर कैसे बन रहे हैं, किस तरीके से हमारे यहाँ अर्थ पे इतनी ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी ये कैसे आई। ये भी एक बोल सकते हैं कि फैसिनेटिंग या जिज्ञासा देने वाले क्वेश्चन है कि कैसे एक सेल से इतने सारे सेल्स बन गए, इतनी वैरायटी के हमको ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहे हैं अर्थ पे, ऐसा मन में आया सबके। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे मिलर का एक्सपेरिमेंट दिया गया है। मिलर ने क्या किया है, एक बड़ा सा पूरा लैब में पूरा ग्लास वाला सिस्टम रख लिया है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं, यहाँ पे उन्होंने शॉक दिया, मीथेन डाला, अमोनिया डाला, वाटर डाला, हाइड्रोजन गैसेस डाले, 800 डिग्री सेल्सियस यहाँ टेम्परेचर उन्होंने रखा। यहाँ पे जब उन्होंने स्पार्क कराया तो टेम्परेचर हाई था उस समय अर्थ का। फिर देखा यहाँ से वाटर बाहर कुछ निकलने लगे एवोपरेट होके, यहाँ पे कुछ कंडेंस हो गए पानी, यहाँ से पानी दिया, फिर वाटर ड्रॉपलेट इस तरीके से आए। तो इसमें क्या हुआ, इस पानी के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे, जैसे अमीनो एसिड बने, पॉलीसेक्राइड्स बने,
ठीक है, यहाँ पे आरएनए बने, ये सब जो वाटर है इसमें क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, ठीक है। फिर लिक्विड वाटर इन ट्रैप, यहाँ पे लिक्विड वाटर को ट्रैप कर दिया गया। फिर यहाँ पे बॉइलिंग वाटर, पानी यहाँ से गर्म किया जा रहा है ताकि यहाँ से क्या हो, वेपर वाला फॉर्म इस तरीके से सिस्टम को प्रोवाइड किया जाए और आगे चल के कुछ पानी बाहर निकल जाएंगे, कुछ यहाँ पे कंडेंस हो जाएंगे और फिर इसी पानी के अंदर कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे। तो उन्होंने इसको लैब में किया था ताकि ये प्रूफ कर सके कि जो लाइफ है ना वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई है। अब आगे चलते हैं, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म अ थ्योरी, कि किस तरीके से हमारी लाइफ का मतलब इवोल्यूशन हुआ, एक थ्योरी जैसा है। देखिए, कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टेल अस अबाउट द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जो पुराने ज़माने के हम बोल सकते हैं, जो पुरानी कथाओं के अनुसार या पुराने धर्म के लिटरेचर के अनुसार जो हमारा अर्थ है ये क्या है, एक स्पेशल क्रिएशन है। जो हमारे अर्थ पे जो चीज़ें आई हैं, लाइफ आई है, क्या एक स्पेशल क्रिएशन है गॉड के द्वारा। दिस थ्योरी हैज़ 3 कोनेटेशन, यहाँ इस थ्योरी के पास 3 ऐसी तर्क हैं या 3 ऐसी बातें हैं। देखिए कौन कौन सी हैं। 1, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पीसीज और टाइप दैट वी टुडे वे आर क्रिएटेड एज सच, जो हम आज लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे स्पीसीज हो चाहे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, जो आज दिख रहे हैं हमें, ये पहले भी ऐसे ही क्रिएटेड थे। ठीक है, इनका मानना ये है। सेकेंड क्या है, 2, that the diversity was always same since the creation and will be same in future also। इनका ये भी मानना है कि जो डाइवर्सिटी हम आज देख रहे हैं ये पहले भी थे और ये ऐसे फ्यूचर में भी रहने वाले हैं कॉन्स्टेंटली। ठीक है। थर्ड, दैट द अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर ओल्ड। इनकी सारी बातें हैं मन गढ़न। ठीक है, ये सारी चीज़ें कुछ सही नहीं है, लोगों ने कह दिया, सबने मान लिया। ठीक है, ये ऐसा है। अब बताइए, हमने देखा कि अर्थ कब बना था, 4.5 बिलियन ईयर एगो। इनका कहना क्या है, 4000 साल पुराना ही हमारा अर्थ है। हमारे अर्थ पे जो आज स्पीसीज या डिफरेंट टाइप की जो बायोडाइवर्सिटी दिख रही है पहले से ही बनी हुई है और ये कांस्टेंट रहने वाली, जैसे आज है ये फ्यूचर में भी इतना रहने वाली है। इनका ये सब मानना था। ऑल दिस आइडिया वेयर स्ट्रांगली चैलेंज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ये सारी बातें को माना जा रहा था कब तक, 19th सेंचुरी तक। ठीक है, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग द सी वॉयेज इन अ सेल शिप called HMS Beagle round the world, Charles Darwin concluded that the existing life forms share similarity to varying degree not only among themselves but also with life form that existed million of year ago। ठीक है, आप देखिए कुछ ऑब्जर्वेशन किए, कौन, चार्ल्स डार्विन। ये क्या किए, एक समुद्री यात्रा की। इनकी शिप का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है HMS बिगल। ठीक है, ये समुद्री यात्रा पे निकले और इन्होंने कहा नहीं, लाइफ जो हमें दिख रहा है, जो लाइफ है अर्थ पे, ये क्या है, बहुत जगह वेरी कर रही हैं, खुद से अपने लोगों में भी कर रही हैं, दूसरों से भी क्या कर रही हैं, वेरी कर रही हैं। यहाँ पे जो डिग्री है ये क्या है, वेरी कर रही है और मिलियन ऑफ ईयर से, आज से नहीं, बहुत हजारों साल पहले से ही। ठीक है, मेनी सच लाइफ फॉर्म डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। बहुत सारी लाइफ है जो अभी भी एग्जिस्ट नहीं की हैं। There had been extension of different life form in the year gone by, just as new form of the life arises at different period of history of the earth। कुछ लाइफ क्या हो गई, पूरी तरीके से विलुप्त हो गई हैं और कुछ नई लाइफ बन रही हैं डिफरेंट पीरियड में। जो अर्थ का बोल सकते एरा देखेंगे, युग देखेंगे, पीरियड्स देखेंगे, तो उसमें क्या हर पीरियड्स में एक नई लाइफ बन रही है। कुछ खत्म हो चुकी हैं पूरी तरीके से और कुछ नई लाइफ, नई हम बोल सकते हैं नई फॉर्म बन रही है। देयर हैज़ बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इवोल्यूशन हो रहा है लाइफ फॉर्म में। ऐसा नहीं है कि जो एक बार स्पीसीज बन चुका है वही रहा, नहीं, उसमें भी और चेंजेस होंगे और मॉडिफिकेशन हो रहा है। एनी पॉपुलेशन हैज़ बिल्ट इन अ वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक। कोई भी पॉपुलेशन होगा उसमें आपको क्या भिन्नता नजर आएगी, वेरिएशन देखने को मिलेंगे। Those characteristics which enable some to survive better in natural condition like climate, food, physical factor, etc. would outbid other that less innovated to survive under a such natural condition। क्या हुआ कि जब पॉपुलेशन है कोई, इसमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है। वेरिएशन इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि अब नेचुरल कंडीशन में क्या होगा, क्लाइमेट कैसा होगा, खाना कैसा होगा, किस तरीके का मतलब बोल सकते हैं इन्वायरमेंट कैसा होगा, इसमें क्या होगा, वही सर्वाइव कर पाएगा जिसके अंदर वेरिएशन है। पॉपुलेशन में तो वही लोग रह पाएंगे जो एडॉप्ट कर लें। ठीक है, और आउटब्रीड करेंगे, मीन्स अपने स्पीसीज के लोगों के साथ आउटब्रीड करेंगे जिसकी वजह से इनके जैसे और लोग हों और क्या हो, नेचुरल कंडीशन में सर्वाइव कर सकें। Another word used is fitness of the individual और population। इन्होंने जो चार्ल्स डार्विन ने एक शब्द इस्तेमाल किया, फिटनेस, एक इंडिविजुअल के लिए बोल सकते हैं, पॉपुलेशन के लिए भी इस्तेमाल किया है। द फिटनेस अकॉर्डिंग टू द डार्विन रिफर्स टू अल्टीमेटली एंड ओनली द रिप्रोडक्टिव फिटनेस।
जो फिटनेस है अकॉर्डिंग टू द डार्विन, फिटनेस किसकी बात करें, रिप्रोडक्टिवली फिटनेस की बात कर रहे हैं कि वो पॉपुलेशन है जिसके स्पीसीज में लोग क्या है, रिप्रोडक्टिव फिट हैं, तो वो अपने जैसे और लोगों को क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन और आगे बढ़ती जाएगी, तो वही सर्वाइव करेगा, उसी स्पीसीज के लोग सर्वाइव करेंगे जो फिट हैं इन्वायरमेंट में या नेचुरल कंडीशन में, तो वो अपने जैसे लोगों को क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। Hence those who are better fit in the environment leave more progeny than other। वही लोग जो इन्वायरमेंट में फिट हैं पूरी तरीके से, जो हम बोल सकते हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं नेचर में, वो अपने जैसे और ढेर सारे बच्चे पैदा करेंगे और एकदम मतलब मस्त से कोई रहेंगे। He called it the natural selection and implies it a mechanism of evolution। इन्होंने इसको क्या कहा, नेचुरल सिलेक्शन, कि कोई भी पॉपुलेशन की स्पीसीज जो भी रहेगी वो क्या करेगी, पहले तो इन्वायरमेंट में अपने ये जगह बनाएगी कि मुझे रहना कैसे है, रहना इन द सेंस कि क्लाइमेट कैसा है, फूड कैसा है, फिजिकल फैक्टर कैसे हैं, पहले खुद सर्वाइव करेगी। जब वो अच्छे से सर्वाइव कर ली, नेचर ने उसे सिलेक्ट कर लिया कि हाँ अब तुम रह सकते हो इस जगह पे, तो वो अपने जैसे क्या करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये दिखाएगा कि वो रिप्रोडक्टिवली फिट है, और ये आगे चल के ये भी बताएगा कि यही मैकेनिज्म फॉलो करेंगे इवोल्यूशन के लिए, लाइफ इसी तरीके से आगे बढ़ी। पहले क्या होगा, नेचर सिलेक्ट करेगा, फिर नेचर जिसको सिलेक्ट करे जो स्ट्रांग होगा, जो पूरे नेचर में रह सकता है इन्वायरमेंट में, फिर अपने जैसे क्या कर सकते हैं, बच्चे को पैदा कर सकता है, प्रोजेनी लीव करेगा अपने जैसे ढेर सारे, वही नेचर में रहेगा। अब आगे देखते हैं, लेट अस ऑल्सो रिमेंबर दैट द अल्फ्रेड वेलेस, ए नेचुरलिस्ट हु वर्क ऑन मेलाए अल्पीजिगो एंड हैज टू कम सिमिलर कंक्लूजन अराउंड द सेम टाइम। ठीक है, एक नेचुरलिस्ट थे, नेचर से रिलेटेड काम करते थे, नेचर के ऊपर काम करते थे, जिनका नाम था अल्फ्रेड वेलेस। ठीक है, ये किस पे काम करते थे, मलाई आर्चीपेलागो पे। ठीक है, इन्होंने भी सेम कंक्लूजन पे आए डार्विन की बातों पे कि हाँ नेचर ही सिलेक्ट करेगा, जो भी स्पीसीज की पॉपुलेशन नेचर में रहेंगे वो अपने जैसे ढेर सारे बच्चे पैदा करेंगे, वही सर्वाइव करेंगे। ठीक है, इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम अपेरेंटली न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म वे आर रिकॉग्नाइजेबल। ठीक है, इसी ऐसे ही टाइम जब जिस तरीके से नेचर सेलेक्ट करेगी और आगे जो खराब रहेंगे, जो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, और ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, इवोल्यूशन होता रहेगा, और ऐसे नए टाइप के ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, बनते जाएंगे। ऑल द एग्जिस्टिंग ऑफ द लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलरिटी एंड शेयर अ कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट करेंगी इनके पास क्या होगा, एक कॉमन सिमिलरिटी होगी, कुछ चीज़ें इनसे मिलेंगी, और इनके जो एंसेस्टर होंगे वो भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। However, these ancestors were present at different periods in the history of the earth, epoch, periods and era। ठीक है, जो इनके एंसेस्टर होंगे वो डिफरेंट जो हिस्ट्री है, अर्थ की जो हिस्ट्री के जो पीरियड्स हैं वो डिफरेंट में होंगे, चाहे हम बात करें पीरियड्स की, एरा की बात करें, सब में क्या होंगे, अलग अलग जगह होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही पीरियड के सबके एंसेस्टर, नहीं, जो डिफरेंट हम बोल सकते हैं हिस्ट्री है अर्थ की, वहाँ से आएंगे इनके एंसेस्टर, वहीं पे होंगे। द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ क्लोजली को रिलेटेड विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। जो हमारा अर्थ की हिस्ट्री है उसकी जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो पूरा रिसेंबल करेगी कि किस तरीके से अर्थ पे ओरिजिन हुआ लाइफ का, बायोलॉजिकल हिस्ट्री को भी बताएगी। A common permissible conclusion is that the earth is very old, not thousand of the year as was thought earlier but billion of the year। ठीक है, यही सब कुछ का कंक्लूजन यही निकलता कि जो हमारा अर्थ है आज का नहीं, 1000 साल पुराना नहीं, कि बहुत बिलियन ईयर पुराना है। ठीक है, आगे चलते हैं। What are the evidences for the evolution? कौन कौन से एविडेंस हैं, प्रमाण हैं जो हमें बताते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है लाइफ में। ठीक है, एविडेंस दैट द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म हैज इंडीड टेकन अ पार्ट ऑन द अर्थ हैज कम फ्रॉम मेनी क्वार्टर। जो एविडेंस है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के, ये कहाँ से आ रहे हैं, बहुत ढेर सारे जो पार्ट्स हैं अर्थ के वहाँ से आ रहे हैं। मीन्स जो हिस्ट्री है, चाहे पीरियड्स की बात करें, एरा एपोज की, चाहे जहाँ से उनकी हिस्ट्री से हमको पता चलता है कि हाँ लाइफ में क्या हुआ है, जो ओरिजिन हुआ है लाइफ में, उस पर भी क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ है। फॉसिल आर द रिमेन ऑफ द हार्ड पार्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म फाउंड इन रॉक्स। जो फॉसिल हैं, फॉसिल का मतलब जो हड्डी वगैरह या फिर ऐसे पार्ट जो पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल नहीं हो पाए। ठीक है, तो वो जो बचे हुए फॉसिल हैं वो कहाँ रहते हैं, वो रॉक्स के बीच में दबे हुए होते हैं। तो ये भी हमें बताता है कि यहाँ पहले जो एनिमल्स होंगे, जो प्लांट्स रहे होंगे, किस तरीके से हैं। Rock form as sediments and cross section of the earth crust indicate the arrangement of the sediments one over the other during the long history of the earth। ठीक है, जो rocks हैं ये sediments बनाते हैं, मीन्स एक rock हो गया, उसके ऊपर एक लेयर बनेगा, फिर इसके ऊपर एक लेयर, मीन्स इस तरीके से sediments बनाते जाएंगी। ठीक है, जिसकी वजह से हमको ये भी पता चलेगा कि किस टाइम पे ये फॉसिल यहाँ पे रहा, मतलब किस टाइम पे ये ऑर्गेनिज्म कभी रहा होगा।
तभी तो उसकी फॉसिल होंगी। मान लीजिए कि एक यहाँ पे रॉक है, यहाँ पे कोई फॉसिल इस तरीके से दबा हुआ है, फिर इसके ऊपर लेयर आ गई, बहुत टाइम बीत गया, कुछ साल बीत गए, फिर इस पे और लेयर आ गई, फिर इस पे और, मतलब कई हजार साल के ऐसे, तो हमको पता चलेगा कि इस यहाँ पे जो ये ऑर्गेनिज्म है इस किस पीरियड में, किस एरा में, या कौन सी हिस्ट्री ऑफ द अर्थ में था, तो हमें ये पता चल जाएगा इससे। आगे चलते हैं। आगे लिखा गया डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट कंटेन फॉसिल ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म हु प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर सेडिमेंट। तो डिफरेंट एज के रॉक सेडिमेंट्स होते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे जब ये रॉक बना था, या फिर उस टाइम पे जब ये रॉक था, सेडिमेंट्स थे, तब कौन से ऑर्गेनिज्म रहे होंगे। ठीक है, फॉसिल से हम पता लगा सकते हैं। सम ऑफ देम अपीयर सिमिलर टू मॉडर्न ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो अभी मॉडर्न ऑर्गेनिज्म है इनकी तरह दिखते रहे होंगे, या फिर उनसे अपीयर हुए जो मॉडर्न ऑर्गेनिज्म हैं। दे रिप्रेजेंट द एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म लाइक डायनासोर। यहाँ पे बात किया गया है कि डायनासोर जो पूरी तरीके से कभी रहा होगा लेकिन अब तो विलुप्त हो गया है। स्टडी ऑफ फॉसिल इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर इंडिकेट द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे आर एग्जिस्ट। जो स्टडी ऑफ फॉसिल है डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर की, मान लीजिए यहाँ पे डायनासोर रहा होगा, ठीक है, उसकी फॉसिल है, फिर इसके ऊपर और लेयर, ऐसे लेयर आ रहे हैं, फिर यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म का है, फिर यहाँ पे लेयर और लेयर, इस तरीके से। तो हम डिफरेंट यहाँ पे जाएंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब जो सबसे नीचे रहेगा तो ये सबसे पहले आया होगा अर्थ पे, फिर इसके ऊपर है तो ये होगा, अगर यहाँ पे कोई है तो इसका मतलब ये जल्दी में ही आया। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो डिफरेंट एज है किसकी, सेडिमेंट्स की, इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कब आया था। ठीक है, आगे चलते हैं। द स्टडी सो दैट द लाइफ फॉर्म वेरी ओवर अ टाइम एंड सर्टन लाइफ फॉर्म आर रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टन जियोलॉजिकल टाइम स्पेन। जो स्टडी बताती है कि जो लाइफ फॉर्म है ये हर टाइम क्या करता है, वेरी करता रहता है। ऐसा नहीं है कि जो ऑर्गेनिज्म आज से 1000 साल पहले पाए जा रहे थे वो आज भी है, नहीं, ऐसा नहीं है। हम बोल सकते हैं हर टाइम क्या कर रहे थे, वेरी कर रहे थे। और ये जियोलॉजिकल, हम बोल सकते हैं जियोलॉजिकल टाइम को भी बताते हैं कि किस टाइम पे अर्थ पे क्या क्या चेंजेस हो रहा है, तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म उस टाइम पे थे। Hence, new life form has arisen at a different time in the history of the earth। कि किस तरीके से जो हिस्ट्री है हमारे अर्थ की, नए नए लाइफ किस तरीके से कब बने। ठीक है, तो इससे भी हमको पता चल जाएगा। ऑल दिस इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। मीन्स कि फॉसिल के थ्रू हम बताते हैं कि कौन कौन से जियोलॉजिकल जो एरा थे, अर्थ की जो हिस्ट्री थी, उसमें कौन कौन से फॉसिल दबे थे, कहाँ पे, सेडिमेंट रॉक के अंदर। तो हम इससे पता लगा सकते हैं। डू यू रिमेंबर हाउ द एज ऑफ फॉसिल आर कैलकुलेटेड। क्या आपको पता है कि किस तरीके से फॉसिल का एज कैलकुलेट किया जाता है। डू यू रिकलेक्ट द मेथड ऑफ द रेडियो एक्टिव डेटिंग एंड द प्रिंसिपल बिहाइंड द प्रोसीजर। हाँ, हम जानते हैं कि हम कार्बन डेटिंग से कर सकते हैं, या रिलेटिव डेटिंग से भी कर सकते हैं, यूरेनियम डेटिंग से भी कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये फॉसिल कब पाया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ एविडेंस। अब एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट कर रहा है इवोल्यूशन को, कि एम्ब्रियोलॉजिकल क्या हो रहा है कि जो एम्ब्रियो बन रहे हैं वो भी क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, ये भी किसी ने दिया था उस टाइम। देखिए, वॉज ऑल्सो प्रपोज बाय अंस हैकल। अंस हैकल ने कहा कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर द इवोल्यूशन, जो हमारा एम्ब्रियो है हमारे वर्टिब्रेट्स में, ये क्या करेंगे, ये भी इवोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने ये बातें कही, अंस हैकल ने कहा था। बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ कॉमन टू अ वर्टिब्रेट दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट। इनका मानना ये था, ये कहते थे कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है सारे वर्टिब्रेट्स में क्या है, कॉमन है, सेम है, बट एडल्ट में कुछ चीज़ें नहीं पाई जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल द एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलप अ रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट जस्ट बिहाइंड द हेड, बट इट इज अ फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन फिश एंड नॉट फाउंड इन एनी अदर एडल्ट वर्टिब्रेट्स। ठीक है, इनका कहना था कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में उनके बच्चे रहते हैं, मतलब कि कोई मदर प्रेग्नेंट है तो उनका जो वोम होगा उसमें जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है बच्चे का, वो क्या होंगे, सबके कॉमन होंगे। चाहे एम्फीबियन हो, चाहे फिश हो, चाहे रेप्टाइल हो, चाहे एप्स हो, चाहे हम बोल सकते हैं ह्यूमन की ही बात क्यों ना किया जाए, मैमल्स की, उनके सब सेम रहे होंगे। इनका मानना था, अंस हैकल का कहना था कि जितने भी एम्ब्रियो हैं सबके हेड के पीछे क्या है, गिल स्लिट पाए जाते हैं, जो वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका कोई काम नहीं है। इसका काम केवल हमको देखने को मिलता है फिशेज में, और किसी में देखने को नहीं मिलता है। मीन्स कि ये फंक्शनल जो है, ये गिल स्लिट, ये सिर्फ फिशेज में है। बाकी हम बोल सकते हैं जो एम्ब्रियोनिक स्टेज था, एम्ब्रियो जब बन रहे थे उस टाइम ये सबके पास थे गिल स्लिट, लेकिन जब बच्चा पैदा हो गया, जब एडल्ट हुआ, तो देखा गया कि गिल स्लिट केवल फंक्शनल किस में है, फिशेज में है। ऐसे लग ही रहा कि कितनी बकवास बात कर रहे हैं। देखिए अब क्या होता आगे।
However, this proposal was disproved on careful study performed by Kulz and von Baer. ठीक है, अब इनकी बातों को खारिज कर दिया गया। कौन नहीं माने इस बातों को? डिस्प्रूव किसने किया? जिनका नाम है कर्ल्स एंड वॉन वियर। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट इवोल्यूशन को किसने कहा प्रपोज किया? अंस हैकल ने किया। और किसने डिस्प्रूव किया? ये इंपॉर्टेंट है, इनका भी नाम है अंस, याद रखिएगा पूरा नाम, कर्ल अंस वॉन वियर। इन्होंने इस बात को बोला कि गलत है, डिस्प्रूव कर दिया। ही नोटेड द एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ द अदर एनिमल। इनका कहना था कि एम्ब्रियो कभी भी इस तरीके से पास नहीं करता है कि एडल्ट स्टेज में, सबका अपना अलग अलग डिफरेंट एम्ब्रियो। ऐसा नहीं है कि फिशेज में गिल स्लिट अगर फंक्शनल है एडल्ट में, तो ऐसा नहीं है कि ह्यूमन भी जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में उनके बच्चे रहे होंगे तो उनके पास भी गिल स्लिट पाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये सब में क्या होते हैं, एम्ब्रियो कभी भी एडल्ट स्टेज में या डिफरेंट एनिमल्स में नहीं पास करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी शो सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म ऑफ टुडे एंड दोज दैट एग्जिस्टेड ईयर एगो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एनाटॉमी या मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी का मतलब होगा कि हम अंदर के स्ट्रक्चर देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। मॉर्फोलॉजी का मतलब हम ऊपर मीन्स हम बाहर का स्ट्रक्चर देखेंगे, और डिफरेंसेस देखेंगे, सिमिलरिटी देखेंगे जो आज प्रेजेंट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये फैमिली ट्री है डायनासोर की, और इनके जो मॉडर्न डे काउंटर पार्ट एनिमल है लाइक क्रोकोडाइल, बर्ड्स कैसे ऑरिजिनेट हुए। ये नीचे वाले जितने भी होंगे ये क्या होंगे? एंसेस्टर। ऊपर वाले क्या होंगे? इनके एंसेस्टर से इवॉल्व हुए, तो मतलब ये आगे वाले जनरेशन के लोग होंगे। जैसे स्टेटोसोरस, ये एंसेस्टर किसके हैं? ट्राइसेप्टोप्स के। ठीक है, इसके बाद ब्रेंचियोसोरस, ये किसके एंसेस्टर हैं? राइनोसोरस के। ये ब्रेंचियोसोरस जो थे हर्बीवोर्स थे, ये घास वगैरह खाते थे। लेकिन सबसे खतरनाक डायनासोर की बात करते तो ये होता है राइनोसोरस, जो 20 फीट का होता है, इसके दांत बड़े बड़े होते हैं, कार्निवोर्स होता है। ठीक है, आर्चियोपेट्रिक्स। ठीक है, ये आर्चियोपेट्रिक्स क्या है? इसके पास पंख भी है और रेप्टाइल जैसा पूरी बॉडी है, मतलब कि रेप्टाइल को भी रिप्रेजेंट करेगा और एप्स को भी रिप्रेजेंट करेगा, तो ये दोनों के लिए एंसेस्टर है। जैसे क्रोकोडाइल हो गए और टेरोडोडॉन, ये दोनों के क्या है? एंसेस्टर हैं। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या दिया गया है? सच सिमिलरिटी कैन बी इंटरप्रेटेड टू अंडरस्टैंड वेदर अ कॉमन एंसेस्टर वी शेयर और नॉट। अब हम लोग कुछ सिमिलरिटी या डिफरेंसेस देखेंगे कि हमारे ये कॉमन एंसेस्टर हैं या नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेल्स, बैट, चीता एंड ह्यूमन ऑल मैमल्स शेयर सिमिलरिटी इन पैटर्न ऑफ बोन ऑफ 4 लिम्ब। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल जैसे कि वेल हो गया, बैट हो गया, चीता, ह्यूमन, ये सारे मैमल्स हैं। ठीक है, इनमें कुछ सिमिलरिटी देखने को मिल रही है। किसका? जो 4 लिम्फ है, जो हाथ है, या बोल सकते हो जो 4 लिम्फ वाले काम है, इनकी जो बोन्स का अरेंजमेंट है, इनकी सिमिलरिटी देखने को मिल रही है। दो दिस 4 लिम्फ परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन दीज एनिमल, दे हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ देम हैव ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, पेंजुलियन इन दियर 4 लिम्फ। ठीक है, जितने भी हैं, चाहे वेल हो गया, चाहे बैट, चीता या फिर ह्यूमन, इनका क्या है? आपको देखने को मिलेगा कि जो 4 लिम्फ है, इनमें जो बोन्स का अरेंजमेंट है क्या है? सिमिलर है। ठीक है, बट फंक्शन सब में अलग होगा। ह्यूमन कोई और काम कर रहा है हाथ से, बैट का कुछ और काम होगा, चीता का कुछ और होगा, वेल का कुछ और काम है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो इंटरनल बोन है, बोन का जो स्ट्रक्चर है अंदर, सबका सिमिलर है। सब में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, पेंजुलियर, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, हैंस दीज एनिमल आर द सेम स्ट्रक्चर डेवलप्ड अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू एडॉप्टेशन टू डिफरेंट नीड, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड दीज स्ट्रक्चर का होमोलॉगस। ठीक है, ये एनिमल का स्ट्रक्चर सब में सेम है बट सबका अलग फंक्शन है, तो हम बोल सकते हैं कि ये डाइवर्ज हो गए। मान लीजिए कि सबका ओरिजिन क्या है? सेम है। ये चारों एनिमल हैं, ठीक है, इनका सबका क्या है? ओरिजिन क्या है? सेम है, बट इनका फंक्शन क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। ओरिजिन सबका सेम है बट फंक्शन डिफरेंट हो गया। एक ही जगह से ओरिजिन इनका हुआ है इस तरीके से, और आगे जब ये फंक्शन कर रहे हैं तो सबका डिफरेंट हो गया इस तरीके से, तो ये क्या हो गया? डाइवर्स हो गए। इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं होमोलॉगस। होमोलॉगस इसलिए बोलते हैं कि सब में स्ट्रक्चर क्या है? 4 लिम्ब के बोन के सेम है, चाहे वेल हो गया, चीता हो गया, ह्यूमन हो गया, ठीक है, बैट हो गया, सब में सेम है लेकिन फंक्शन अलग है। तो ये बोल सकते हैं इनके एंसेस्टर तो सेम रहे होंगे बट इनका फंक्शन डिफरेंट हो गया, तो क्या कर रहे हैं? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को शो कर रहे हैं। ये डाइवर्स हो गए डिफरेंट काम में। मान लीजिए कि सब एक ही घर से निकले होंगे लेकिन कोई उड़ने चला गया, कोई पानी में चला गया, कोई जमीन पे रह गया, कोई जंगल में चला गया, तो सबके क्या हो गया? डिफरेंट जगह हो गई, तो इसको बोलेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, होमोलॉगी इंडिकेट्स
कॉमन एंसेस्टर, जो होमोलॉगी है ये इंडिकेट करती कॉमन एंसेस्टर, मीन्स इनके एंसेस्टर कॉमन रहे होंगे। अदर एग्जाम्पल आर वर्टिब्रेट, हार्ट और ब्रेन। अगर हम हार्ट और ब्रेन की बात करते हैं वर्टिब्रेट्स में, तो इनका क्या है, ओरिजिन सेम है बट फंक्शन अलग है। ब्रेन का कुछ और काम है, हार्ट का कुछ और काम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि होमोलॉगी शो कर रहा है। In plants also the thorn and tentacles of the bougainvillea and cucurbita represent homology। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं जिनमें कांटे होते हैं बोगनविलाई में, ठीक है, वो कुकरबीटा मीन्स कि ऐसे प्लांट, कुकरबेटेसी मतलब हो गया कि जैसे कुकम्बर हो गया, ठीक है, इसमें गॉड फैमिली आ गई, तो इनमें क्या होगा, आपको टेंड्रिल देखने को मिलेगा इस तरीके से। तो ये बोल सकते हैं कि ये जो थ्रोन हो गया, टेंड्रिल हो गया, ये दोनों क्या है, इनकी ओरिजिन सेम है बट काम तो अलग है। कांटे का कुछ और काम है, टेंड्रिल का कुछ और काम है, किसी का काम है, इसका काम प्रोटेक्शन का है तो इसका काम क्लाइंबिंग का है, तो काम अलग हो गए लेकिन ओरिजिन सेम है। तो ये भी क्या दिखा रही है, होमोलॉगी दिखा रही है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहा है। होमोलॉगी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन वेयर एज एनालॉगी रिफर्स टू सिचुएशन एग्जैक्टली ऑपोजिट, ठीक है। होमोलॉगी क्या दिखाता है, डाइवर्ज इवोल्यूशन दिखा रही है, डाइवर्ज हो जा रहे, काम अलग अलग है, फंक्शन सबके अलग अलग हैं। तो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखा रहा है। लेकिन एनालॉगी क्या होगा, एनालॉगी में क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा कि ओरिजिन इनकी डिफरेंट से हुई है लेकिन फंक्शन क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, कन्वर्ज हो जाएंगे। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को दिखाएगा। अभी देखिए एग्जाम्पल कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का, विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई एंड बर्ड लुक लाइक, ठीक है। जो विंग्स होंगे बटरफ्लाई का और बर्ड का देखने में अलग अलग है, बट दे आर नॉट एन एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर दो दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, ठीक है। तो वो क्या है, एनाटॉमिकली सेम नहीं है, ठीक है। अंदर के जो इनके स्ट्रक्चर या बोन है जिससे बने हैं ये सेम नहीं है बट इनका फंक्शन सेम है, फ्लाइंग में काम आ रहे हैं, चाहे बटरफ्लाई हो चाहे बर्ड्स हो, दोनों क्या काम कर रहे हैं, उड़ने में काम कर रहे हैं। तो इनका क्या है, ओरिजिन डिफरेंट है बट फंक्शन क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। आगे चल के क्या हो जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं, कन्वर्ज हो जा रहे हैं। तो इनको क्या बोलेंगे हम, दो द एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट इन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। डिफरेंट स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग फॉर अ सेम फंक्शन एंड हेंस हैविंग सिमिलरिटी, यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, सिमिलर फंक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इसे बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और ये होमोलॉगस नहीं है, मीन्स इनके एंसेस्टर सेम नहीं है, डिफरेंट एंसेस्टर से बन गया है लेकिन काम एक कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अदर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगी आर द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड द मैमल ऑफ, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि दूसरा एक एग्जाम्पल दिया है, ऑक्टोपस की आंखें या फिर मैमल की आंखें, दोनों का काम क्या है, देखना, दुनिया को देखना, दुनिया में जो अच्छी अच्छी चीज़ें उनको देखना, बट इनके जो बोल सकते ओरिजिन क्या है, डिफरेंट है, फंक्शन सेम है, दिखना। तो ये क्या हो गया, एनालॉगस का एग्जाम्पल हो गया या फिर बोल सकते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है ये। इसके अलावा एग्जाम्पल है फ्लिपर ऑफ द पेंगुइन एंड डॉल्फिन, जो डॉल्फिन और पेंगुइन के फ्लिपर हैं, मीन्स की जो बोल सकते हैं इनके विंग्स हैं, वो क्या है, काम इनका सेम है बट ओरिजिन क्या है, डिफरेंट है। जब सेम काम है, दोनों ही कहाँ रहते हैं, पानी में ही रहते हैं, तो क्या करेंगे, फंक्शन सेम करेंगे, तो ये भी क्या है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करेंगे। आगे देखते हैं, वन कैन से दैट इट इज अ सिमिलर हैबिटेट दैट हैज रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ सिमिलर एडॉप्टिक फीचर इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म बट टूवर्ड द सेम फंक्शन, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में कि इनके ओरिजिन क्या है, डिफरेंट है, काम सेम है, तो एक ही हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते, तो क्या हो गया, कन्वर्ज हो गए, तो एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया। इसके अलावा ये भी देख सकते हैं कि सिमिलर फंक्शन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, स्वीट पोटैटो ये रूट का मॉडिफिकेशन है, ठीक है, एंड जो पोटैटो खाते हैं आलू, ये क्या है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, इज अनदर एग्जांपल ऑफ एनालॉगी। ये इनका ओरिजिन क्या है, डिफरेंट है। स्वीट पोटैटो किससे बना हुआ है, रूट से बना हुआ है, रूट में मॉडिफिकेशन हुआ है, पोटैटो में स्टेम का मॉडिफिकेशन हुआ है, लेकिन दोनों का काम क्या है, सेम है, स्टोरेज ऑफ फूड, काम क्या है, फंक्शन सेम है। तो ये क्या हो गए, हम बोल सकते हैं एनालॉगी या फिर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर, ये बोगनविलाई है, एक कुकुरबिटा है, यहाँ पे थ्रोन निकले हुए, यहाँ टेंड्रिल, एक का काम क्या है, प्रोटेक्शन का काम है, एक का काम क्या करना है, क्लाइंबिंग का। ओरिजिन सेम है, एक्सिलरी बर्ड से निकले हुए हैं दोनों में, तो ये बोल सकते हैं कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को शो कर रहे हैं कि ओरिजिन सेम है, होमोलॉगस है ऑर्गन, लेकिन फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। अब देखिए ये मैन हो गया, चीता, वेल, बैट, इनका जो 4 विंग का अरेंजमेंट है, इनमें क्या है, सब कुछ पाया जा रहा है। ह्यूमरस हो गया, रेडियस, अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल, फेंजिलियस, क्या है, सब में सेम है, लेकिन इसका हाथ कुछ पकड़ने में काम आएगा, कुछ और काम करने में काम आएगा। चीता का काम होगा रनिंग करने में, वेल का क्या करेगा, स्विमिंग करेगी, ठीक है, बैट का काम करेगा फ्लाइंग में। तो यहाँ पे ओरिजिन क्या है, सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है, तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को शो कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं,
In a same line of argument, similarity in protein and gene performing a given function among diverse organism give a clue of common ancestor. अगर हम जीन या प्रोटीन की बात करते हैं, इनका फंक्शन तो अलग है लेकिन ओरिजिन क्या है, सेम है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि कैसे ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो कर रहे हैं, हमारा जीन और प्रोटीन दोनों. These biochemical similarity point to share कॉमन एंसिस्टर एज ए स्ट्रक्चर सिमिलरिटी एमंग द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म. ये जो बायोकेमिकल है ये सिमिलरिटी शो कर रहे हैं कि इनके एंसिस्टर कॉमन है, चाहे प्रोटीन या जीन है, ठीक है, लेकिन हम बोल सकते हैं इनका काम अलग है, ठीक है. तो यहाँ पे हमको स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी देखने को मिल रही है बट फंक्शन क्या है, डिफरेंट है, तो ये क्या हो गए, डाइवर्स हो गए, तो इसको बोलेंगे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. Man has breed selected plant and animal for agriculture, horticulture, sport और security. मैन ने क्या किया, ब्रीड किया अपने अकॉर्डिंग प्लांट को या एनिमल को जिसको वो जो उसको डिजायरेबल कैरेक्टर चाहिए, चाहे एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, स्पोर्ट के लिए, चाहे सिक्योरिटी के लिए, ठीक है. मैन हैज डोमेस्टिकेटेड मेनी विल्ड एनिमल एंड क्रॉप. जो इंसान है वो क्या करता है कि कुछ एनिमल या क्रॉप को क्या कर रहा है, खुद से अपने पास रख रहा है, एनिमल को डोमेस्टिकेट कर रहा है, मीन्स कि उसको पाल रहा है और क्रॉप भी खुद से उगा रहा है. दिस इज इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज क्रिएटेड अ ब्रीड दैट डिफर फ्रॉम अदर ब्रीड डॉग्स बट स्टिल आर सेम ग्रुप. तो यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है कि जो ब्रीडिंग प्रोग्राम है यहाँ पे डिफरेंट टाइप के या डिफरेंट ब्रीड्स को क्या किया जा रहा है, आर्टिफिशियली इनका बोल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन कराया जा रहा है जिससे यहाँ पे डिफरेंट ब्रीड्स बन रहे हैं बट ये अपने कॉमन एंसेस्टर को भी यहाँ रिसेंबल करेंगे. आगे देखते हैं. इट इज आर्ग्यूड दैट इफ विद इन द 100 ऑफ ईयर मैन कुड क्रिएट अ न्यू ब्रीड कुड नॉट नेचर हैज डन द सेम ओवर द मिलियन ऑफ ईयर एगो. ठीक है, अब 100 साल के अंदर में क्या होगा कि जो मैन है वो डिफरेंट टाइप के ब्रीड खुद से क्या करेंगे, प्रोड्यूस कर लेंगे कि दूसरे स्पीसीज का ब्रीड लेके आए, इसका ब्रीड लाए और दोनों का क्या करा दिए, मेटिंग करा दिए. तो जो उनका बच्चा होगा वो भी डिफरेंट ब्रीड का होगा, लेकिन ये नेचर खुद नहीं कर रहा है, ये इंसान खुद करा रहे और मिलियन ऑफ ईयर्स में ही ये सब हो जाएगा. ठीक है, आगे चलते हैं. Another interesting observation supporting the evolution by natural selection come from England. अब एक दूसरा जो हम बोल सकते हैं कि सपोर्टिंग एवोल्यूशन आ रहा है नेचुरल सिलेक्शन का, कहाँ से, इंग्लैंड से आ रहा है. इन अ कलेक्शन ऑफ द मोथ मेड ऑफ 1850 before industrialization set in, it was observed that there are more white wing moth on the tree than the dark wing or mineralized moth. ठीक है, 1850s की कहानी है इंग्लैंड की, जब इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं बनी थी तो जो ट्रीज थी, ट्री के ऊपर क्या थे, लाइकन ग्रो कर रहे थे, पॉल्यूशन नहीं था, जब इंडस्ट्रीज नहीं बनी थी तो उस समय जो व्हाइट कलर के मोथ थे, ठीक है, व्हाइट कलर के जो छोटे छोटे बोल सकते हैं कि इंसेक्ट्स थे, वो क्या कर रहे थे, वो ज्यादा थे एज कम्पेयर टू डार्क या फिर बोल सकते हैं मिनरलाइज्ड मोथ से. ठीक है, डार्क वाले छिप नहीं पाएंगे अपने बैकग्राउंड में जिसकी वजह से उनके प्रेडेटर आएंगे और इन्हें खा जाएंगे. However, in collection carry out from the same area, but after industrialization, that is 1920, there were more dark wing moth in the same area and the proportion was reversed. ठीक है, जब इंडस्ट्रीज वगैरह बन गई इंग्लैंड में 1920 की कहानी, अब क्या होगा, पॉल्यूशन होगा. जब पॉल्यूशन होगा तो हम जानते हैं कि लाइकन क्या है, गुड इंडिकेटर है किसका, एयर पॉल्यूशन का. जहाँ पे एयर पॉल्यूशन होगा वहाँ पे लाइकन ग्रो नहीं करेंगे. तो अब क्या होगा, जो ट्री था जहाँ पे लाइकन को ग्रो कर रहे थे अब ग्रो ही नहीं करेंगे. तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो व्हाइट मॉथ होगा वो डिटेक्ट हो जाएगा और हम जानते हैं जब इंडस्ट्रीज हो जाएंगी तो ये ट्रंक वगैरह जो होंगे ट्रीज के वो क्या हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे, ब्लैक कलर के हो जाएंगे, स्मोक वगैरह क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो ब्लैक कलर वाले या फिर बोल सकते हैं डार्क कलर वाले विंग थे या फिर मोथ थे वो क्या है, ज़्यादा सर्वाइव करेंगे और व्हाइट वाले क्या होंगे, ईजिली उनके जो प्रेडेटर होंगे उनको क्या करेंगे, ईजिली पिक करके खा जाएंगे. तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोपोर्शन क्या हुआ, रिवर्स हो गया. जब इंडस्ट्रीज नहीं बनी थी तो व्हाइट वाले मोथ ज़्यादा थे, जब इंडस्ट्रीज बन गई इंग्लैंड में तो अब डार्क वाले ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. The explanation put further for this observation that the predator will spot a moth against the contrasting background. तो ये जो एक्सप्लेनेशन इसके पीछे ये है कि जो प्रेडेटर होंगे चाहे व्हाइट मॉथ के या फिर ब्लैक वाले, ये अपने बोल सकते प्रे को डिटेक्ट करेंगे जो बैकग्राउंड है, जो कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड होगा. अगर मान लीजिए इंडस्ट्रीज नहीं बनी थी उस समय लाइकन ग्रो कर रहे थे ट्रंक पे, तो व्हाइट वाले तो बचे रहेंगे, छिपे रहेंगे लाइकन्स में, लेकिन ब्लैक वाले क्या करेंगे, प्रेडेटर उनको खाएंगे. जब इंडस्ट्रीज बन गई, ट्रंक वगैरह ब्लैक हो गए, लाइकन नहीं ग्रो कर रहा है, तो अब व्हाइट वालों के लिए प्रॉब्लम हो रहा है खुद को छिपाना, अपने आप को प्रेडेटर से. तो अब इस बार क्या होगा, व्हाइट वाले सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ब्लैक वाले क्या करेंगे, अपने आप को प्रेडेटर से छिपा लेंगे. ठीक है, During the post-industrialization period, the trunk become the dark due to the industrial smoke and soot. ठीक है, जब इंडस्ट्रीज वगैरह बन गई तो जो ट्रंक थे किसके, ट्री के, उसमें क्या हुआ, बहुत सारा धुआं आ गया, स्मोक आ गया, सब ब्लैक हो गया. अंडर दिस कंडीशन द व्हाइट मोथ डिड नॉट सर्वाइव ड्यू टू द प्रेडेटर एंड डार्क विंग और मिनरलाइज्ड मोथ सर्वाइव. इस कंडीशन में क्या हुआ, जब इंडस्ट्रीज बन गई
जो वाइट वाले मॉथ थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए, क्योंकि ट्रंक वगैरह क्या हो गया, काला काला हो गया पूरा ट्री का, और यहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से जो डार्क विंग होंगे वो ज़्यादा सर्वाइव करेंगे। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट अ थिक growth almost the white color lichen cover the tree. In the background the white wing moth survive but the dark colored moth will pick out by the predator. जब इंडस्ट्रीज नहीं बनी थी तो जो ट्री थे उनके ऊपर लाइकेन खूब खूब ग्रो कर रहे थे, जिसकी वजह से जो व्हाइट मोथ थे वो अपने आप को प्रेडेटर से छिपा ले जा रहे थे, और डार्क वाले जो मोथ थे वो इजीली क्या हो रहे थे, प्रेडेटर के द्वारा पिक आउट कर लिए जा रहे थे, जिसकी वजह से जो व्हाइट वाले थे वो ज़्यादा सर्वाइव कर रहे थे। ठीक है, डू यू नो दैट लाइकेन कैन यूज्ड एज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इंडिकेटर? हाँ, हम जानते हैं कि जो लाइकेन होता है वो एयर पोल्यूशन इंडिकेटर होता है। जहाँ पे भी एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगा या फिर सल्फर डाइऑक्साइड जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे लाइकेन कभी ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, दे विल नॉट ग्रो इन एरिया दैट आर पोल्यूटेड। जो लाइकेन होंगे वहाँ ग्रो नहीं करेंगे जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होगी, एयर पोल्यूशन। हेंस moths that were able to camouflage themselves दैट इज हाइड इन द बैकग्राउंड एंड सर्वाइव। ठीक है, जिस वजह से जो मॉथ थे वो क्या कर रहे थे, बैकग्राउंड जो कलर रहा होगा ट्रंक का, चाहे वाइट वाले हो चाहे डार्क वाले हो मॉथ, वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को छिपा ले जा रहे हैं। ठीक है, और इसी वजह से वो ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं। जब इंडस्ट्रीज नहीं बनी थी तो लाइकेन वगैरह ग्रो कर रहे थे तो वाइट वाले ज़्यादा करके सर्वाइव हो रहे थे, ब्लैक वाले भी सर्वाइव करते थे बट उनका रेशियो कम था। लेकिन इंडस्ट्रीज बन गई तो यहाँ पे ब्लैक वाले सर्वाइव कर रहे हैं लेकिन वाइट वाले मौत सर्वाइव नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे जो हम बोल सकते हैं रेशियो रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, दिस अंडरस्टैंडिंग इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट इन एरिया वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन डिड नॉट अकर इन रूरल एरिया द काउंट ऑफ द मेलिज्म मोथ वाज लो। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है जैसे रूरल एरिया में, वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो डार्क कलर या फिर मेलानिक मोथ होंगे उनका जो रेशियो होगा वो कम होगा, वहाँ पे वाइट वाले ज़्यादा ग्रो करेंगे। दिस शो दैट द मिक्स पॉपुलेशन दोज कैन बेटर एडॉप्ट सर्वाइव एंड इंक्रीज पॉपुलेशन साइज। रिमेंबर दैट नो वेरिएंट इज कम्प्लीटली वाइप्ड आउट। ठीक है, यहाँ पे आपको मिक्स्ड पॉपुलेशन देखने को मिलेगा कि सिटीज में क्या हो रहा, अर्बन एरिया में यहाँ पे इंडस्ट्रीज बन रही तो यहाँ पे जो डार्क वाले हैं या फिर हम बोल सकते हैं मेलानिक मोथ जो होंगे वो ज़्यादा सर्वाइव करेंगे। लेकिन अगर हम रूरल एरिया में जाएंगे तो यहाँ पे ये वाइट वाले मोथ ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं। मीन्स की रेशियो क्या है, थोड़ा सा रिवर्स है, बट यहाँ पे इक्वल प्रोपोर्शन देखने को मिलेगा कि दोनों ही सर्वाइव कहीं ना कहीं कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक वेरिएंट चाहे ब्लैक वाला चाहे व्हाइट वाला पूरी तरीके से खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, दोनों ही प्रेजेंट है बट उनका रेशियो क्या है, रिवर्स हो गया है। आगे चलते हैं। सिमिलरली द एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा हैज ओनली रिजल्ट इन द सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस वैरायटी इन मच लेसर टाइम स्केल। ठीक है, अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे हर्बिसाइड्स को, पेस्टिसाइड्स को, इससे क्या होगा, जो प्लांट होंगे वो भी रेजिस्टेंट हो जाएंगे, जो प्लांट्स की वैरायटी होंगी रेजिस्टेंट हो जाएंगी हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड्स से कम समय में ही। फिर आप जब कभी फिर से डालेंगे वीड्स के ऊपर, आप हर्बिसाइड्स डालेंगे खत्म होने के लिए, वो कभी खत्म नहीं होंगे। पेस्टिसाइड डालेंगे तब भी नहीं कम होगा। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर द माइक्रोब अगेन विच वी एम्प्लॉय एंटीबायोटिक और ड्रग्स अगेन द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और सेल। ठीक है, ये बात उस पर भी सही है जो माइक्रोब्स हैं। ठीक है, जिसपे हम एंटीबायोटिक डाल रहे हैं तो कुछ टाइम बाद जिस माइक्रोब को हम मारना चाहेंगे वो भी क्या करेगा, अपने आप को रेजिस्टेंट बना लेगा, एंटीबायोटिक उसके ऊपर काम करेगा ही नहीं। ठीक है, hence resistant organism cell are appearing in a time scale of the month or year or not the century। ठीक है, जो रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म है या सेल हैं ये कुछ महीने या कुछ सालों में होते, कुछ सेंचुरीज में नहीं होते, इनको 100 साल नहीं लगते, इनको कुछ महीने लग जाएंगे रेजिस्टेंट होने में या कुछ साल लग जाएंगे। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन बाई एंथ्रोपोनिक एक्शन। ये एग्जाम्पल किसके हैं, ह्यूमन के द्वारा। आर्थोपोनिक का मतलब होता है ह्यूमन के द्वारा जो एक्शन लिए जा रहे हैं, इनके एग्जाम्पल हैं कि हम माइक्रोब्स को मार रहे हैं एंटीबायोटिक देके, हम घास हटाना चाहते हैं, हर्ब्स हटाना चाहते हैं, वीडीसाइड हम डाल रहे हैं, हम यहाँ पे पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं कि पेस्ट वगैरह ना लगे। तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, जो पेस्ट है जो इंसेक्ट कॉज कर रहे हैं, मीन्स की बीमारी कॉज कर रहे हैं या फिर क्रॉप को खा जा रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगे, पेस्टिसाइड्स के अगेन रेजिस्टेंस अपने अंदर ला देंगे, तो ये बाद में काम करना बंद हो जाएगा। ठीक है, दिस ऑल्सो टेल्स दैट द इवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस इन सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन। की बात हमको ये भी बता रहा है कि इवोल्यूशन ना एक डायरेक्ट वे में नहीं होता है, ये धीरे धीरे होता है। ठीक है, इट इज स्टोकैस्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन द चांस इवेंट इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म। जो इवोल्यूशन है ये हम बोल सकते हैं कि चांसली होता है, अगर म्यूटेशन हो गया किसी ऑर्गेनिज्म में तब इवोल्यूशन हो सकता है, या फिर नेचर के द्वारा होगा। ठीक है, इस वजह से इवोल्यूशन होगा। आगे देखिए जो डायग्राम दिया गया है, ये कौन है, डार्क वाले हैं, ये वाइट वाले हैं। जब इंडस्ट्रीज नहीं बनी थी
तो ये बैकग्राउंड क्या था, ये बोल सकते हैं कि लाइकेन का था, मीन्स वाइट था। तो यहाँ पे वाइट वाले क्या कर रहे थे, सर्वाइव कर जा रहे थे, ठीक है। और ब्लैक वाले जब यहाँ पे जाएंगे तो ईजिली इनके प्रेडेटर इन्हें पिक कर जाएंगे, खा जाएंगे, ठीक। जब इंडस्ट्रीज बन गई तो क्या हुआ, ट्रंक वगैरह ब्लैक हो गया, लाइकेन ग्रो ही नहीं कर रहा है। अब लाइकेन ग्रो नहीं कर रहा है तो क्या होगा, जो व्हाइट वाले थे, व्हाइट मोथ के लिए प्रॉब्लम हो रही थी खुद को छिपाना, किससे, प्रेडेटर से। तो क्या हो रहे थे, यहाँ पे ट्रंक वगैरह ब्लैक हो गए, तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर वाले थे ये क्या हो गए, ये सर्वाइव करने लगे, ये मोथ, व्हाइट वाले नहीं कर पाए। लेकिन दोनों में ये था कि रेशियो क्या होगा, रिवर्स हो गया। इंडस्ट्रीज के पहले क्या थे, व्हाइट वाले ज्यादा थे, ये भी थे लेकिन ये थोड़े कम थे। लेकिन इंडस्ट्रीज जब बन गई तो यहाँ पे ब्लैक वाले ज्यादा हो गए, व्हाइट वाले कम हो गए। तो यहाँ पे बोल सकते हैं रेशियो क्या हो गया, रिवर्स हो गया, लेकिन दोनों ही वायलेंट रहेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको किसी भी लाइन में कहीं भी डाउट है, किसी भी पैराग्राफ में कहीं भी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। मैं नई एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो अपनी एनसीईआरटी से पढ़िए, अगर नहीं है तो इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अब तक मैंने जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं, चाहे डायग्राम का पढ़ाया हो, मैंने सारे डायग्राम्स को कवर किए हैं एनसीईआरटी के, या फिर हम पहले शॉर्ट नोट से पढ़ाती थी मैं, वो सारे PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके सारी चीज़ें जितना मैंने अब तक पढ़ाया है सब कुछ आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड को भी शेयर करना वीडियो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।